के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रवा माली साल महंगाई 9.2% तक रहने की पेशगोई। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में कीमत 171 रुपए 12 पैसे हो गई। बेरोजगारी और करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफे का खदशा। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमूद 4% रहने का इम्कान। महंगाई क्यों है कि मैक्सिमम मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस इतनी ज्यादा कभी ऊपर नहीं रही हैं। आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए, आटा सस्ता करो, चीनी सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो। कौन सी चीज सस्ती है? पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। मेरा ईमान है कि जो सबसे मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए। इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से रिवाइव होने शुरू होगी। पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें, ग्रोथ रेट बढ़ाएं। इस दो वजह से मैं शौकत तरीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है सर। द पॉइंट इज ये इकॉनमी ग्रो कर रही है। अभी आर्जी तौर पर मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह बीत जाएगी। महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? इस वक्त जो अवाम पर कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। मुझे बड़ा फख्र है अपनी माशी टीम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। लगता है वक्त तो आ गया है कि अब गंडापुर नॉमिक्स ही चलेगी कि हर चीज़ कम खा लो, कम पी लो, शायद ठीक हो जाए। मुल्क में 3-4 दिन से हम एक बहस देख रहे थे, ISI के DG का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सुलह होगी नहीं होगी। फिर कल बड़ी बातें निकली, फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके कहा कि जी बड़े अच्छे हालात हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों पे बहस में असल लेकिन जो मुद्दा है वो क्या है, लोगों की क्या सिचुएशन है। पार पॉलिटिक्स छोड़ दें, महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की। कारोबार बिल्कुल इस वक्त जिस कहा हमें कुछ और जाता है, लेकिन जब हम ग्राउंड लोगों से बात करते हैं कारोबार में लोगों का बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम नहीं हुई। एक आधे सेक्टर में बेहतर हुआ, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, बाकी हर जगह सतह गुर्बत से लोग और नीचे आ रहे हैं। एक सवाल मुझे याद है, बहुत साल पहले मैं अमेरिका में था तो रेगन साहब का इलेक्शन हो रहा था, तो रेगन का एक बड़ा मशहूर ऐड आया जिसमें उन्होंने लोगों से एक सवाल पूछा कि आप 5 साल पहले बेहतर थे, आज बेहतर हैं। आज भी लोग यही सवाल कर रहे हैं, क्या हम 3 साल पहले बेहतर थे या आज बेहतर हैं, और क्या हम आने वाले 2 सालों में इससे बेहतर होंगे या नहीं होंगे। इकॉनमी का क्या हाल है, आज हम कोशिश करेंगे इस पर हम बात करें, क्योंकि जो आने वाले अभी तक जितने इंडिकेटर्स हैं वो तो इतने कोई हौसला अफजा में नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ ज्वाइन किया डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने, प्रिंसिपल एंड डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ नस्ट में, और फॉर्मर इकनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI के, और प्राइम मिनिस्टर की जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं उसके भी ये मेंबर हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ खुर्रम हुसैन ने, बिज़नेस एडिटर हैं डॉन न्यूज़पेपर, और इसी पे बिज़नेस इकॉनमी बहुत गहरी निगाह रखते हैं। मैंने प्रोग्राम से पहले शबर जैदी साहब से भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात की थी, वो भी मैं प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं ज़रा आप दोनों की इजाज़त से मैं जर्नलिस्ट एंगल से पहले शुरू कर लूँ। खुर्रम, आई स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली। अभी 2-3 इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक, गैस की शॉर्टेज बड़ी सीरियस आ रही है। अभी जब LNG के भी इन्होंने टेंडर्स मांगे नवंबर दिसंबर के, एक भी बिड उसमें नहीं आई। अब बात हो रही है कि जी सीरियस लोड शेडिंग होगी, और अब यह बात भी शुरू हो गई है कि क्योंकि जी LNG अब इतनी महंगी पड़ रही है तो अब पावर शायद फर्नेस ऑयल से बनेगी। इसका मतलब है बिजली का बिल जौन सा है और भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और भी होगा। ऊपर से IMF का रिव्यू भी शुरू हो गया, वो पहले ही कहते हैं बिजली महंगी करो। तो आने वाले जो हफ्ते महीने हैं इनमें कोई रिलीफ नज़र आ रही है? नहीं मालिक साहब, शॉर्ट आंसर इज नो। रिलीफ के ऑपोजिट ही एक्चुअली फिलहाल तो नजर आ रहा है। आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। LNG जो एक तो ग्लोबल प्राइसेस जो हैं तमाम कमोडिटीज़ की, चाहे वो एनर्जी हो या आपके हमारे जो की इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, और उसमें आप देखें प्लास्टिक से लेके पाम ऑयल तक तमाम जो भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं सब की कीमतें जो हैं उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा आ रहा है। और काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से जो मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि उनको 2007-8 के दिन याद आ रहे हैं जब एक बहुत मैसिव कमोडिटी प्राइस स्पाइरल आया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की जो वीकनेसेस हैं वो और से और सामने आती चली जा रही हैं।
तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जिस हिसाब से ग्रो किया है जुलाई और अगस्त के महीनों में, ये रफ्तार हमने बहुत कम देखी है, और अगर यही चलती रही तो इट मींस कि हम लोग ऑलमोस्ट 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसके लेवल के करीब पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगर ये रफ्तार चलती रही। एक सेविंग ग्रेस फिलहाल ये है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो भी साथ साथ ग्रो कर रही हैं काफी तेजी से, और इसके साथ साथ IMF के साथ जो, लेकिन खुर्रम वो जो रेमिटेंसेस ग्रो कर रही हैं, खासतौर पे वो डिजिटल अकाउंट वाली, उस पर हम बहुत ज़्यादा मार्कअप भी दे रहे हैं, उस पर बड़ी वो महंगी रकम है, वो कोई सस्ती रकम तो नहीं है। हाँ, सस्ती रकम तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल डे टू डे मोड में आ गई है अब, और सो लॉन्ग एज कि अगर डेफिसिट ग्रो कर रहा हो तो वो रेमिटेंसेस की तरफ इशारा करके कह देते हैं कि चलो यहाँ से हम मेकअप कर लेंगे। तो एज फार एज डे टू डे मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, अभी तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह ग्रो कर रहा है वो यू कैन नॉट से कि वो एक कोई क्राइसिस लेवल की तरफ पहुंच के है या लेके जा रहा है, मेनली बिकॉज रेमिटेंसेस की तरफ से काफी उसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन मालिक साहब, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि IMF के साथ टॉक्स शुरू हो गई हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी अपनी टर्म 16 तारीख को एक्सपायर होने वाली है, और पॉलिटिकली अभी उनको अपॉइंट करना, उनकी टर्म को रिन्यू करने का कोई प्लान रोड मैप सामने नहीं आया। वी डोंट नो कि किसको, कौन से सेनेटर को कहा जाएगा कि आप अपनी सीट वेकेट करें इनके लिए। तो अभी जो टॉक्स शुरू हुई हैं उस पर तो पूरा स्टिमुलस को अनवाइंड करने की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स को रेज करने की बात हो रही है, पावर टैरिफ्स को रेज करने की बात हो रही है ताकि सर्कुलर डेट को काबू कर सके, इनकम टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करने की बात हो रही है, ग्रोथ को कम करने की बात हो रही है। IMF ने जो अपना अंदाजा लगाया है इस माली साल का ग्रोथ रेट, वो कोई 3.2 मेरे ख्याल में उसके नजदीक लगा है, बजाय इसके गवर्नमेंट जो 4.8% की बात कर रही है। इतना बड़ा गैप दोनों के अपनी प्रोजेक्शंस के दरमियान है। तो आई थिंक अभी इकोनॉमी बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे आ गई है। मैंने कुछ देर पहले शबर जैदी साहब से बात की थी, फॉर्मर चेयरमैन FBR से, और एक ख़ास इशू पे बात की थी, वो थी कि जो FBR वाले आपके बदमाशी से या ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से अकाउंट सीज कर लेते हैं, इस पे उनका क्या कहना था? तो साहब, दो चीज़ें, एक आज आपके ट्वीट भी आए हुए हैं, कल FBR ने, आपने जब आप चेयरमैन FBR बने, आपके पहले जो कुछ फैसले थे उनमें से एक बड़ा फैसला यह था कि कोई भी किसी का बैंक अकाउंट किसी कारोबार का फ्रीज नहीं होगा, या उसको एडवांस नोटिस 24 घंटे का हो, या कम और साथ ही चेयरमैन FBR की इजाज़त भी हो। कल ये वापस हो गया। अब उन्होंने कहा कि जी पुराना तरीका चलेगा, जिसका मर्जी अकाउंट फ्रीज करें, कुछ करें। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर? मालिक साहब, ये कल ये लेटर इशू किया इन्होंने, और कल मैंने ट्वीट भी किया था कि मुझे निहायत अफसोस है कि ये चीज़ की गई है। ये इसका ताल्लुक किसी कानून से या किसी उससे नहीं है, ये एक टैक्स कल्चर की और हैरेसमेंट को रोकने की बात है। ये जो मैंने लेटर इशू किया था, इसमें मैंने ये कहा था कि जब किसी भी आदमी का डिमांड खड़ा हुआ है और आप उसका बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं, तो आप उसको एक दफ़ा चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला के बता दें कि सर हम कल आपका अकाउंट फ्रीज करेंगे। अगर आपके और ये नहीं हो कि उसको बगैर बताए हुए आप उसका अकाउंट फ्रीज कर लें, और उसके लिए फ्रीज करने से पहले आप बेहतर है कि वो अपने टॉप अथॉरिटी से भी इजाज़त ले लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रही थी। और इस कानून, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से 3 साल जो हो गए तकरीबन, उसमें किसी बंदे को डिमांड की रिकवरी में हैरेसमेंट नहीं हुई थी। अब ये जिस वक्त मैंने इशू किया था उसमें मुझे बहुत रेजिस्टेंस थी, और मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिसको बिला वजह विड्रॉ किया गया है, और उसकी कोई लॉजिक नहीं है विड्रॉ करने की। और ये मतलब मैं तो सिर्फ इसमें, क्योंकि मेरा किया हुआ ये काम था, मैं सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, लेकिन अगर आपने जो कहा कि पहले बुला के एक दिन पहले उसको कि हम कल अकाउंट फ्रीज करेंगे, एक वार्निंग दे दें, तो फिर तो वो सारे अकाउंट अपना खाली कर ले, फिर तो पर्पस ही डिफीट नहीं हो जाता उस सूरत हाल में? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये बड़ी सिंपल सी है। देखिए जी, आप उसको सही कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपने मूवमेंट की तो मैं आपके उसको एक्शन ले सकता हूँ। मगर देखिए, एक टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर का एक ट्रस्ट का कल्चर होता है। जब तक आपका टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर का ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक कभी भी आप टैक्सेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। तो जब आपने वो ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया, आप उसको बगैर बताए उसका अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं, और अभी आपको डिमांड का नोटिस भी सर्व नहीं हुआ और आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, तो ये गलत चीज। कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इंसान
जो जरा सा भी टैक्स के कानून से वाकिफ है या जिसने टैक्स प्रैक्टिस की है वो इस बात को एग्री करेगा कि ये पाकिस्तान के टैक्स कल्चर में निहायत ही अच्छा मूव था जो मैं करके आया था। शहबाज साहब, आपके ख्याल में ये क्यों किया है? क्या FBI एक बार फिर बड़ा एग्रेसिवली डील करने का इरादा कर रहा है बिजनेसमैन के साथ? नहीं, देखिए मालिक साहब, ये इसलिए किया गया है कि जब ये मैंने किया था ना, उस वक्त भी मेरे खिलाफ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी इस चीज के लिए। देखिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इनको ये बात समझ नहीं आती कि ये कभी पावर की इस्तेमाल से टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हैं, ये समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्सेस करके ये टैक्स रिकवर कर लेंगे। और इसमें मैं एक बड़ी अफसोसनाक बात और कहना चाहता हूँ मालिक साहब, कि हमारी ये जो कम्युनिटी है टैक्स एडवाइजर की, कंसल्टेंट की, ये भी इससे बड़े नाराज थे कि मेरी इस प्रोविजन की वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी। क्योंकि जब ये इस तरह का मेजर आता है तो उनकी भी दुकानें चलती हैं, और हाई कोर्ट से आपको पता है सैकड़ों की तादाद में स्टे आते हैं जून के महीने में, कि जून के महीने में आप जाके वो डिमांड रेज करते हैं और जाके हाई कोर्ट से स्टे लेते हैं। तो उन सब वकीलों की और लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर एक बड़ा ज्वाइंट रेजिस्टेंस थी और उन्होंने ये कर दिया। मैंने कल शौकत तरीन साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे कहा है मैंने उनसे वो वापस आते हैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि ये एक बिला वजह मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस टाइम पर खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आपने बात सुनी शहबाज ज़ैदी। अब यहीं से दोबारा हम इकॉनमी की बात करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आपसे शुरू करते हैं। तो 2 डॉक्टर हो गए, मैं डॉक्टर इशफाक से बात शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं डॉक्टर आबिद के पास जाऊँगा। डॉलर आज 171.6 समथिंग 60 ये सरकारी हाइस्ट पे रहा है। मार्केट में 173 रुपये का और से 174 रुपये का बिक रहा है। अगर अमेज़ॉन या आप ट्रांजैक्शनल डिजिटल ट्रेडिंग करें तो उसमें 178 रुपये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें कोई बात ही नहीं हो रही। मेरा ख्याल था कि बड़ी एक मुल्क में तूफान मचेगा कि जी कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है। डॉलर पे जब बात करते हैं तो गवर्नर साहब कहते हैं कि पहले से हालात अच्छे हैं। नोबडी सीम्स वरिड। मुझे ये बताइए, आपके जो ये हमारे जमशेद चीमा साहब हैं जो फूड एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा जी कम से कम 5-6 महीने फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रहेगी। डॉलर की बात करो तो लगता है कि पाकिस्तान का सारा डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। वो भी एक नया स्केप बोर्ड मिल गया इनको हर चीज़ में। जब तक अगर डॉलर वगैरह पे ये इंटरवेंशन नहीं होगी, क्या कहीं पे कोई ब्रेकें लगेंगी नहीं लगेंगी? देखें, डॉलर पे जो प्रेशर 2 मई से शुरू हुआ है, इसके पीछे मेरे नज़दीक कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल नहीं थे। जब किसी मुल्क का रिज़र्व बढ़ रहा हो तो रिज़र्व उसी वक्त बढ़ता है जब आपके पास इनफ्लो ज़्यादा हो आपके आउटफ्लो से। आउटफ्लो कहाँ होता है? डेट की पेमेंट के लिए होता है और आपके इंपोर्ट की पेमेंट के लिए इनफ्लो होता है। में आप कर्जा जात पे अपने रिजर्व बिल्ड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? डॉलर तो आ रहा है ना, है तो कर्जे का ना, कोई बात नहीं। आप हम बॉन्ड भी फ्लोट करते रहे माजी में, वहाँ से डॉलर तो आता था हमारे पास जो हमारे रिजर्व को जाता था, एंड विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। तो जब अगर आपका इनफ्लो इज ग्रेटर देन द आउटफ्लो, देयर इज नो इकोनॉमिक प्रिंसिपल विल से कि जी आपका करेंसी डिवैल्यू होगा। तो फिर क्यों डिवैल्यू हो रहा है? जानबूझ के की जा रही है। मैं बार बार डे 1 से कहता हूँ ये जानबूझ कर किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? जैसे अभी उन्होंने खुर्रम ने बताया कि करंट अकाउंट वगैरह के बारे में, ये प्रिपरेशन है निगोशिएशन स्टार्टिंग इन मार्च अप्रैल 2022, ताकि एक नए प्रोग्राम की तरफ भी आपको लेके जाया जाए, विच इज़ 23rd IMF प्रोग्राम जो 2025 तक के लिए होगा। ये उसकी तैयारी है कि काम इतना ख़राब करो, जैसे खुर्रम ने कहा कि ये मोर और लेस 2017-18 के बराबर। आप क्या कह रहे हैं कि आपका गवर्नर स्टेट बैंक और आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो से हैं मिल के पाकिस्तान को एक नए IMF प्रोग्राम में धकेलने की तैयारी? फाइनेंस मिनिस्टर का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यही फाइनेंस मिनिस्टर जब फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले इन्होंने कहा कि 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है ना। अब उनकी मजबूरी है, चूंकि जिस पोजीशन पे हैं वो ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करनी है क्योंकि उनके बोलने से कहीं मार्केट में गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए वो तो गवर्नर पे बोझ है ज़्यादा। ऑफ कोर्स गवर्नर पे बोझ है।
और मैं तो यही कहता हूँ कि ये तैयारी है नेक्स्ट IMF प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से करंट अकाउंट को अभी देखा आपने कि बहुत सारे इकदाम किए गए इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए। मेरे नज़दीक जोक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है ये। 144 आइटम पे कोई 100% कैश मार्जिन लगाया गया, जिसकी टोटल मालियत $1.1 बिलियन है। बस ये मजाक नहीं है। जितने भी फास्ट मूविंग नॉन एसेंशियल आइटम है उसमें कोई कवर नहीं होता। अभी मैंने बहुत सारे जो शोरूम वाले हैं कराची में, उनसे मेरी बात हुई है। उसने कहा कि सर 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो हैं, बहुत सैकड़ों गाड़ियां कराची पोर्ट पर खड़ी हुई हैं क्लियरेंस के लिए, और एक एक गाड़ी की क्लियरेंस 5.2 मिलियन पे हो रही है जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। जब भी तो FBR के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, उसकी तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं है कि ये जा कहाँ रहा है। और हम ये बता के रह गए कि जिस तरीके से अभी आप देखें मई 2 से लेके अब तक आज तक अगर मैं ले लूँ 20 रुपया पर डॉलर जो है करेंसी हमारा डिप्रिशिएट हो गया, और इसकी वजह से 1800 अरब का पब्लिक डेट बढ़ गया हमारा। क्योंकि हमारा वैसे तो ओवरऑल हमारा डेट एंड लाइबिलिटीज 122 बिलियन का है, लेकिन हमारा पब्लिक डेट जो है वो 90 बिलियन का है। तो आप 20 टाइम्स 90 1800 बिलियन का हमने डेट चढ़ा दिया विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। ये 1800 बिलियन हमारा डिफेंस बजट भी नहीं है साल का। और इस पे जो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट है एक्सटर्नल आसान रखिए, मैं चाहता हूं कि हमारी आवाम ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। इस पे जो इंटरेस्ट है इस डेट पे, एक्सटर्नल डेट पे, ये 4% ऑन एवरेज है। तो आप देखें कि इस पे 72 बिलियन का आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गया। तो क्या हो क्या रहा है ये सारी चीजें, इसकी तरफ किसी को है डॉक्टर इसका महंगाई पे जो हो रहा है वो तो हो रहा है, क्योंकि जितने भी आइटम चीजें हम इंपोर्ट करेंगे उसके लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी। डॉक्टर सलेरी, ये मुझे बताएं, जो डॉक्टर इशफाक साहब की बात नजर आ रही है, इसमें तो प्राइमरी कल्प्रिट, इफ आई कैन यूज द वर्ड, नजर आती है गवर्नमेंट स्टेट बैंक की पॉलिसीज कि जिस तरह डॉलर को खुली उड़ान दी गई है, रुपये को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। और अगर जो IMF की हम बातें सुनते हैं शराइत में, उनमें यह भी है कि जी अभी और रियलिस्टिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए एक्सचेंज रेट की। तो क्यों स्टेट बैंक इसको सीरियसली नहीं ले रहा इस चीज़ को? देखिए मालिक साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा डॉक्टर साहब की बात से कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक शायद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या कोई कंस्पिरेसी है। देखिए स्टेट बैंक को हम तब मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं अगर स्टेट बैंक इस वक्त डॉलर मार्केट से बाई कर रहा हो अपने रिजर्व बढ़ाने के लिए। तो अगर तो बाई कर रहा है तो फिर तो अगर डॉलर का रेट चढ़ता है तो यकीनन स्टेट बैंक की उसमें कोताही है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप स्टेट बैंक को ये तो हम कह रहे हैं कि स्टेट बैंक अपने रिजर्व जो है वो सेल नहीं कर रहा ओपन मार्केट में, ताकि डॉलर पे का प्रेशर जो है उसकी डिमांड का वो थोड़ा कम हो। तो ये तो आप कह सकते हैं। और उसके अगेन प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि अगर स्टेट बैंक जो है वो अपने 20 अरब डॉलर जो है उनमें से कुछ मार्केट में सेल करना शुरू कर दे तो कल को करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाएगा। हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी कि अगर आपका जो ट्रेड डेफिसिट है हर महीने आपकी इंपोर्ट जो है वो कुछ 6.5 अरब डॉलर की हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 2.5 अरब डॉलर की है, तो 3.5 अरब डॉलर का तो वहीं पे आपको इस माली साल में खसारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसके अलावा $500 बिलियन की आपकी वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट हो रही है। तो ये आपके दो मेजर इश्यूज हैं। ऑयल प्राइसेस जो है, आपने खुद गैस की कीमतों की तरफ इशारा किया कि अगर वो 500% बढ़ गई हैं पिछले एक साल में और हमें इस वक्त स्पॉट परचेज के लिए कोई कंपनी जो है वो बिड में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी एनर्जी की इंपोर्ट जो है जाहिर है कि वो तो सर अब वो तो गवर्नमेंट ने, वो तो खैर अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने अब जो नया ऑर्डिनेंस में ला के पॉलिसी मेकिंग को बरी जिम्मा करार दे दिया। क्योंकि यही सवाल उठने थे कि जब $4 पे था क्यों नहीं बाइंग की गई, क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट की गई, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या स्टेट बैंक को इंटरवीन नहीं करना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए, समवॉट स्टेबलाइज करने के लिए रुपए को जो बिल्कुल फ्री फॉल में जा रहा है? देखिए स्टेट बैंक जो है वो उस वक्त इंटरवीन करेगा जब जो भी एक थ्रेशोल्ड है, मेरा ख्याल है इस वक्त शायद
172 का थ्रेशोल्ड था। अगर स्टेट बैंक जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट इंटरवेंशन करना शुरू कर देगा तो आपके रिजर्व्स पे बुरा असर पड़ेगा, और अगर रिजर्व्स नहीं होंगे तो जाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो दोनों तरफ से इसमें प्रॉब्लम है। यानी अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी सस्ती इंपोर्ट करें या बाकी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं वो सस्ती हो, तो स्टेट बैंक इंटरवीन करना शुरू कर दे, लेकिन वो तभी करेगा ना अगर उसके पास अनलिमिटेड रिजर्व्स हो या उसके पास एक्सपोर्ट के पैसे डॉलर्स आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, लेट मी गेट डॉक्टर साहब का इसमें जवाब ले लूँ ज़रा। देखिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब जैसे अब सुनहरी साहब ने कहा कि 6-6.5 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट के बिल हो रहे हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कर्ब इंपोर्ट? अभी तो बहुत सारे मेजर्स लिए जिसका मैंने बताया कि ये आई वॉश है ये। तो अगर गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर सीरियस है कि हमने इस इंपोर्ट को कर्ब करना है ताकि डॉलर को सेव करें, तो ये आर दीज मेजर्स सफिशेंट टू कर्ब इंपोर्ट्स, जिसमें $1 बिलियन के लिए आपने 100% कैश मार्जिन जो लगाया है 44 या 144 आइटम पे, ये तो मेरे नज़दीक आई वॉश है। $1 बिलियन यार, तुम 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ी को 2 साल के लिए बैन कर दो। इस मोबाइल फ़ोन जो 2.5 बिलियन हम इस पर स्पेंड करते हैं, आप 2 साल के लिए इसको भी बैन कर दो, नहीं आएगा। नहीं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को आप कैसे बैन करते हैं? नहीं, मतलब जिसके पास पैसे, अब ये फोन कॉल नहीं है, ये आपका दुनिया से कनेक्शन है। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं जाके खरीद ले। Why we should be paying dollar on this? लेकिन देखें ना, इसी तरीके से जितने भी आप देखें कि और भी आइटम है, अगर आप बैठ जाएं कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे हुकूमत कहे बाय गॉड मैं कम से कम 10 से 12 आइटम निकाल दूं जिसमें से आप 8 से 10 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं आप इंपोर्ट में। जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली फिर मैं जी डॉक्टर आपने फिर मैंने खुरम के पास जाना है। जी मालिक साहब, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर WTO के तहत जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने जिन मुल्कों की इंपोर्ट से हम बैन करेंगे तो क्या हमारी जो एक्सपोर्ट्स होगी वो बैन नहीं होंगी? ये तो रेसिप्रोसिटी होगी ना। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया से ट्रेड करें तो हम कैसे बैन कर सकते हैं, सिवाय उसके कि वो चीज़ें जो कि हमारे यहाँ लीगली तौर पे नहीं आ सकती हैं। ठीक है, वेरी क्विकली फिर मैं खुरम के पास जा रहा हूं। क्विक रिटॉर्ट। आबिद साहब, WTO ये बिल्कुल इजाज़त देता है कि इफ़ ए कंट्री इज़ फेसिंग सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, वो टाइम बाउंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बैनर पे आप उस आइटम को बैन कर सकते हैं। टाइम बाउंड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये ना कि चीन से आ रहा हो तो जापान वालों को जो हम उसकी बैन कर दें, नहीं, बैन अक्रॉस। आप टाइम बाउंड होना चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। दिस इज परमिसिबल अंडर द WTO। आप कैटेगरी बैन कर सकते हैं, मुल्क नहीं, आप ये कह रहे हैं। आप एक आइटम बैन कर सकते हैं, फिर वो आप सबसे बैन हो जाएगा। बिल्कुल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे है ये। WTO में अमेरिका चाइना की जो ट्रेड वॉर थी या चाइना EU की जो ट्रेड वॉर थी, हमारे पास तो गिनी चुनी 4 प्रोडक्ट्स है। अगर हम ये चीजें बैन करते हैं तो क्या आपका ख्याल में कि बाकी मुल्क जो है वो मरहबा कह रहे होंगे? यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर खुरम से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। जी खुरम, आप क्या कहते हैं? मालिक साहब, ये थोड़ा अजीब डायरेक्शन में चली गई है सारी कॉन्वर्सेशन। पहली चीज तो ये जो भी इकोनॉमी में हो रहा है, ये किसी सूरत साजिश नहीं इसको कहा जा सकता। ठीक है, ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है कि जब भी आपके खिलाफ कुछ सर्कमस्टांसेस जाने लग जाए तो उसको एक साजिशी शक्ल देना शुरू कर दे। ये इकोनॉमी के लॉज होते हैं, लॉज जैसे बाकी साइंटिफिक लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नोट छापना शुरू कर दें तो महंगाई आएगी, ये एक लॉ है इकोनॉमिक और ये हर जगह अप्लाई करेगा। उसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स करें और आपका ट्रेड डेफिसिट आपके करंट इनफ्लो से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा हो तो आपके रिजर्व्स गिरेंगे। और अगर आपके रिजर्व्स नहीं गिर रहे उस सूरत हाल में, इसका मतलब है आपकी पब्लिक डेट चढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमेशा आपको जवाब देना पड़ता है अपनी एक्शंस का। बेसिक इशू ये है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक स्टिमुलस अप्लाई किया था इकोनॉमी को पिछले समर में, कोविड की एक्सक्यूज लेके। उसके तहत इकोनॉमी में ग्रोथ और रफ्तार तो पैदा हुई, लेकिन उस ग्रोथ और रफ्तार के साथ साथ इंपोर्ट्स की ग्रोथ और रफ्तार भी ज्यादा तेजी से चढ़ना शुरू हो गई, बजाय इसके के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चढ़े। और उस ट्रेड डेफिसिट की वजह से आपके रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आया है। उस प्रेशर की वजह से आपकी करेंसी जो है, एक्सचेंज रेट, वो गिरना शुरू हुआ है। अगर डॉक्टर अशफाक की एडवाइस लेके एक्सचेंज रेट को स्टेट बैंक को स्टडी रख लेता तो उनके रिजर्व्स गिरना शुरू हो जाते, जैसे 2017-18 में हुआ था।
या 16, 17, 18 जो साल थे, तब एग्जैक्टली यही किया गया था कि एक्सचेंज रेट को स्टडी रखने की कोशिश में अपने रिजर्व डिप्लीट कर दिए उन्होंने। तो किया जाए नहीं तो सर आप कुछ तो कह रहे हैं ना, आई मीन यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई एक्सचेंज रेट अगर मूव कर रहा है तो आप जो है डॉलर मार्केट पे फेंकना शुरू करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने इंपोर्ट को कर्व करें। ए डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। आप अगर इस इकोनॉमी का एक्सेलरेटर इस तरह से दबाना शुरू कर देंगे, समवेयर समथिंग विल हैव टू गिव। या तो आपकी पब्लिक डेट चढ़ेगी या आपके रिजर्व्स गिरेंगे, लेकिन आपका ट्रेड डेफिसिट, जब भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका ट्रेड डेफिसिट आप एक प्रैक्टिशनर से बात कर रहे हैं भाई। हमने ये काम किया है माजी में, इस तरह के जब मसाइल में फंसे थे हमने ये काम किया है। स्टडी भी किया, मैंने आपके काम को होते हुए देखा, उसके बारे में लिखा भी है, उसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि जिस किसी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला है उसको आज खड़े होकर इस चीज के बारे में बोस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस इकोनॉमी को कभी भी कोई इस किस्म की मुझे तीनों से एक सवाल करना है। मुझे तीनों से एक सवाल करना है। I'll start with you. स्पेसिफिक मेजर्स हम ढूंढते हैं, मसलन आप तकरीरों में मैं सुनता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ग्राउंड पे हमने कोई प्रैक्टिकल काम उस पर नहीं देखा। हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, वही पुरानी बातें आ गई, जितनी सब्सिडी देंगे नहीं देंगे, फिर खुद ही आप कह रहे हैं 6-8 माह तो प्राइसेस कम नहीं होंगी। पिछले साल से इस साल 40% आपकी बारिशें भी कम हुई हैं, उसने भी क्रॉप्स को इम्पैक्ट करना है। मुझे बताएं, आप तीनों से मैं बारी बारी आता हूँ, सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई, चलें बढ़ गई, अब बढ़ गई क्या हो सकता है, लेकिन हमारे इंटरनल डोमेस्टिक जो हालात हैं उनको किस तरह, मसलन फूड इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? गवर्नमेंट क्या करे कि फूड इन्फ्लेशन कम हो? गवर्नमेंट क्या करे कि आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो इतनी जॉब क्रिएशन है, सब कुछ है, उनको एक वॉर फुटिंग पे दे सब कुछ? लेट्स गो इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स कि क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपको इस वक्त आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 3 साल से ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी आप अडॉप्ट करो। 3 साल पहले से अगर ये आप करते सेलेक्टिव एंड, लेकिन फिर हमें एक तरफ बताया जाता है कि जी 70% to 80% ऑफ इंपोर्ट्स जो सी हमारी हैं वो एज इनपुट्स हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों की, और अगर उसको रोकते हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स रुकती हैं, चीज़ें रुकती हैं। जहाँ की चीज़ें इस मुल्क में आ रही हैं, इस मुल्क में आपको सेब, नाशपाती, फ्रूट्स, हर तरह की चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं। इस मुल्क में कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू भी आ रहे होते हैं। ये कौन सा रॉ मटेरियल है किसी इंडस्ट्री के लिए? मैं तो यही कहता हूँ कि इनका क्या अमाउंट होगा, क्या होगा? जिस आपने कहा था वो 144 उन्होंने कैटेगरीज कर ली, तो 1 बिलियन, लेकिन उसमें क्या लिया? कुत्ते बिल्लियों का शैम्पू कितने का होगा? 10 मिलियन डॉलर का होगा? नहीं, ज़्यादा है। इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। ये जो मच्छरों के लिए होता है ना, कॉयल जो आता है जलाने के लिए, उसमें भी 100% कैश मार्जिन लगा दिया। आप बताएं, जहाँ डेंगू बिल्कुल फैला हुआ तो वहाँ पर आप इस मच्छरों को रोकने के लिए उस पर भी लगाया हुआ। जो देखें, अगर मैं बहुत सीरियस हूँ कि यार आई हैव टू प्रोटेक्ट माय बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं उस तरह के इकदाम करूँगा। ये ऐसी महंगाई कैसे कम होगी? मुझे बताएं, मैं सबके पास यही आ रहा है, महंगाई कैसे कम हो सकती है? जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती चली जाएगी तो महंगाई कैसे कम होगी? क्योंकि इस मुल्क में हर चीज इंपोर्टेड नहीं, वो मॉनेटरी एक्सपेंशन वाली महंगाई तो और चीज है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का नहीं, मॉनेटरी एक्सपेंशन की बात तो नहीं कर रहा हूँ। करेंसी डिवाइड देखें ना, एक आइटम $1 के मालियत की थी जो पाकिस्तान में लैंड कर रही थी मई के महीने में 152 रुपए का था। आज वही आइटम 170 रुपए का बिक रहा है। वो पहले जब लैंड करता था तो 152 रुपए पर टैक्स लगता था, आज 170 पर टैक्स लग रहा है। बात कर हो गया। डॉक्टर सलीम, मुझे बताएं, सबसे बड़ा मसला है महंगाई का। खुद प्राइम मिनिस्टर भी चीख रहे हैं, गवर्नमेंट भी चीख रही है। अब छोड़ दें सारे के जी वो हमारा GDP का कितने % क्या होगा, करंट अकाउंट क्या होगा, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल थिंग्स। एक बात होती है, वो कहते हैं अगर आपका डॉलर संभलता है, आपकी खाने पीने की अशिया की इंपोर्ट जो सी है वो सस्ती हो जाती है। फूड इन्फ्लेशन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पर जो गरीब तरीन ख़ानदान हैं उनमें फूड का जो सी महंगाई है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनली इम्पैक्ट करती है। आप ही की स्टडीज़ हैं तमाम लोगों की, जो क्लियर आता है। तो अगर सिर्फ इस जाविये से देखा जाए तो क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए डॉलर प्राइस के ऊपर, ताकि आपकी फूड इंपोर्ट कम अज़ कम सस्ती हो?
देखिए मालिक साहब, इस पे दो तीन आएंगे। मेरा ख्याल में कि अगले 4-5 माह महंगाई नीचे नहीं आएगी, सिवाय उसके कि वो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से डिस्टॉर्शन है उसको बेहतर बनाया जाए। पेरिशेबल कमोडिटीज़, ये जो आलू, प्याज, टमाटर हैं, इसकी होलसेल प्राइस को आप देखें और इसकी जो कंज्यूमर प्राइस है उसमें जो वसी एक गैप है उसको कम करने के लिए ज़ाहिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चाहिए। लेकिन जो काम हुकूमत कर सकती है वो ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर को, जो कुव्वत ख़रीदा, उसको बेहतर बनाना। स्पेशली जो 40% लोअर क्वांटाइल पे लोग हैं उनकी कुव्वत ख़रीद को बेहतर बनाना, जिसके लिए 2-3 हुकूमत के पास ऑप्शन है। एक तो उसके पास इस वक्त नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो एहसास प्रोग्राम है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, उसका सारा डाटा मौजूद है। उसको ट्रांसपेरेंट डाटा को FPR और नादरा डाटा से ट्रायंगुलेट कर ले, लोगों को डायरेक्ट सब्सिडीज़ जो है वो देना शुरू करे। टारगेटेड सब्सिडी जो है वो आगे वे फॉरवर्ड है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देते जाएंगे तो ना हम उस तबके को प्रोटेक्ट कर सकेंगे जिसको प्रोटेक्शन की। सर वो तो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब लोअर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की, मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास की जिनका जिंदगी जीना हराम हो गया हुआ है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करते हैं तो अगर पेट्रोल पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी रहती है तो उसका फ़ायदा किसको होगा? लैंड क्रूजर चलाने वाले को, प्राडो बड़ी गाड़ी चलाने वाले को। मोटरसाइकिल वाले की तो कंजम्पशन महीने की उतनी होगी जितनी उसकी 2 दिन की होती है, और हम कहते हैं कि दोनों को एक ही रेट पे पेट्रोल मिले। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, आपके पास एक्साइज का सारा डाटा CNIC का से मौजूद है कि कितने मोटरसाइकिल्स हैं, कितने 2 व्हीलर्स हैं, कितने चिंगचीज़ हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, उसको वेरीफाई करें। उनको डायरेक्टली आप जो भी सपोर्ट देना चाहते हैं देना शुरू कर दें। बाकी पेट्रोल जो है आप बात कर रहे हैं इस्तात बढ़ाने की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खुरम से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। खुरम, मुझे ये बताएं, जब हम डेटा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मैं बार बार इस पर प्रोग्राम्स करता हूँ, वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। लेकिन उनके इतने मसाइल हैं, उनको कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, कर्जा उनको कोलैटरल के बगैर मिलता नहीं है। ये शायद दुनिया के बड़े थोड़े ममालिक में ऐसा एक मुल्क है जहाँ पे एक्सपोर्ट बैंक भी नहीं है। ये चीज़ें गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? अगर वाकई खड़ा करना है इकॉनमी को, बजाय इससे कि बस बिल्कुल हम बात करेंगे बिल्कुल गरीब की, जो जितना मजबूर है, जो बेचारा हाथ भी फैला देता है, मांग लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ना हाथ फैला सकता है ना मांग सकता है, एंड दैट और वो ही इकॉनमी की बैकबोन भी है। तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है उनके लिए? नहीं कर रही। नहीं, आई डोंट थिंक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कुछ खास कर सकी हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए, सवाए एक चीज। और इस सेक्टर के साथ गवर्नमेंट को डील करने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला पैदा आता है कि ये ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर है, आपका डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो यहाँ तक आपकी गवर्नमेंट के हाथ अगर पहुंचते ही नहीं है तो उनके लिए कोई किसी किस्म के खातिर ख्वाह किस्म की पॉलिसी लाना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। दिस इज द शॉर्ट आंसर। अब इसको तोड़ने के लिए ये जो एक सिचुएशन बन गई है कि आपकी ज्यादातर इकोनॉमी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जा रही है और गवर्नमेंट जो है वो वहां तक पहुंच नहीं सकती। ना ये लोग तावन करते हैं गवर्नमेंट के साथ अपने डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स में, और ना गवर्नमेंट कोई खास इनका सोचती है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। इसको तोड़ने के लिए आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन इज द की, इट्स नेसेसरी। अच्छा, मैं आप लोगों को, एक हमारे दोस्त हैं वो एक मीडियम साइज एंटरप्राइज चलाते हैं, मीडियम मेरे हिसाब से तो बड़ी है, लेकिन वो कहते हैं हम टेक्निकली मीडियम एंटरप्राइज में। उन्होंने कुछ मुझे चीज़ें भेजी कि ये SMEs को चाहिए। मैं चाहता हूँ आप तीनों का क्विक, आखिरी 5-6 मिनट है, एक क्विक इस पर एनालिसिस चाहिए कि आर दीज डूएबल मेजर्स। पहले उन्होंने लिखा कि जी हमें क्रेडिट लाइन नहीं देते, बैंक्स बड़े रिलक्टेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत हैवी कोलैटरल चाहिए होता है। एक एक्सपोर्ट बैंक बनना चाहिए पाकिस्तान में फौरी तौर पे, और जो सा ये एक्सपोर्ट बैंक है इसको कम अज़ कम 20 से 25% ज़्यादा क्रेडिट लिमिट देनी चाहिए एक्सपोर्टर्स को, SME वालों को, जिनको इस वक्त बैंकों से मिल रही है। तो ये जो देना चाहिए, इसको देना चाहिए। उनका दूसरा हमें ये होता है कि आमतौर पे एक SME जो से छोटे और दरमियाने बिजनेसमैन हैं, ये एक आधे बैंक से डील करते हैं बिकॉज मजबूर होते हैं। तो वो जब इनको फॉरेन एक्सचेंज का रेट शेट होता है बड़ा हाई देता है, बिकॉज बैंक इनको पूरा स्क्वीज़ करता है, बिकॉज इनके पास ऑप्शंस तो होते नहीं बड़े इदारों की तरह। तो उनका ख्याल था कि एक तो ये भी मैकेनिज्म स्टेट बैंक को निकालना चाहिए कि इसको एक हाईएस्ट एक्सचेंज रेट ऑफ द डे के हिसाब से इसकी पेमेंट्स होनी चाहिए, इसकी चीज़ें सब कुछ चाहिए।
और ये ओवरसीज रिमिटेंस में भी। फिर उन्होंने कहा कि सोइंग मशीन्स वगैरह जौन सी हैं इनको सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करें ताकि जो सी स्मॉल बहुत एंटरप्राइजेज इसमें है। और जो ये ज़ीरो टैक्स रिलेटेड रजीम वगैरह का है ये भी SMEs दें जो से एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं। इस तरह की उन्होंने 3-4 बातें की और उन्होंने एक जापान की एग्जांपल की। एक जापान में शुरू के अंदर सब्सिडाइज तरीके से अपने SME के लोगों को वो लेके जाते थे इंटरनेशनल फेयर्स पे, एग्जीबिशंस पे, ताकि उनको एक्सपोजर हो, उनकी बिल्डअप हो, सब कुछ। उनका जी टारगेटेड कैंपेन जब तक आप नहीं करेंगे SMEs के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। और बीवी क्या शुड देयर बी एन SME इमरजेंसी इन पाकिस्तान जिस पे स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे मिलकर काम करें? डॉक्टर साहब स्टार्ट विद यू। देखें, इसमें दो ओपिनियन तो है नहीं कि SME जो है बैकबोन होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के मुल्क की इकॉनमी के लिए। शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि आप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाएं तो मैंने SME के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, इक़दामात उनको मैंने करके दी थी। आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको और बड़े ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कराए अपने घर में। उसके बाद वो किधर चला गया रिपोर्ट, आई जस्ट डोंट नो। उसमें मैंने बहुत इस तरह से कहा था कि जैसे आपने कहा ना कि SME को प्रमोट करने के हवाले से, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर SME का क्लस्टर है। कोई सियालकोट बेस्ड इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स वाले हैं, कोई कटलरी गुजरात है तो पक्के वाले में है, कहीं कोई आप उसको डिक्लेयर कर दें। इट इज़ जैसे हैदराबाद का बेंगल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसी तरीके से स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्नीचर भी यहाँ पंजाब में जहाँ बनते हैं बहुत ज़्यादा, फर्नीचर सिटी ऑफ पाकिस्तान आप उसको डिक्लेयर करें एंड देन प्रोवाइड देम इंफ्रास्ट्रक्चर कि सड़कें। लेकिन टारगेटेड एक चीज़ होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप उनको, आज छोटे छोटे लोग हैं, आज आप उनका हाथ थामें। आज वो छोटे हैं, कल को मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े होंगे। तो बहुत सारे मैंने इस तरीके से बना कर दिए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ। आप ऐसा ये चीज़ दुनिया में हमने देखा है, जापान ने SMEs को स्ट्रॉन्ग किया, जहाँ जहाँ तरक्की हुई SMEs ने रोल प्ले किया। हमारे यहाँ बिल्कुल वो यतीमों की तरह उनके साथ सलूक करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी और पॉलिसी मेकर्स भी। बातें होती हैं सिर्फ। देखिए, एक SME पॉलिसी जो है वो तो इस वक्त तैयार है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उसका ड्राफ्ट देखा है। खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी उसको इम्प्रूव तो किया है जो एग्जिस्टिंग इक़दाम हैं। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव करे, स्टेक होल्डर जो है उसका मशवरा लेके जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट की फर्दर गुंजाइश और उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो तो आपको मुतलका मिनिस्ट्री बता सकेगी। लेकिन एक चीज़ जो की जा सकती है, कोलेट्रल वाला मामला जो है वो लोगों की स्पेंडिंग पावर को जज करके, यानी आपके जो बिलवास्ता है उससे असेस हो सकता है। मेरे पास अगर कोलेट्रल नहीं, मैं SME एक ओनर हूँ, तो आप मेरे बिजली के बिल देख लें, मेरे गैस के बिल देख लें, मेरे बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको देख लें, और अगर आपको लगता है कि मेरी वाकई इतनी इस्तात है कि मैं कर्जा ले सकता हूँ तो मुझे कर्जा दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि मुझसे आप कोलेट्रल की डिमांड करें जो कि मैं शायद पूरी ना कर सकूं। तो इस तरीके से कोलेट्रल को तो बाईपास किया जा सकता है। और मैं डॉक्टर साहब की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि जो क्लस्टर्स हैं हमारे, उनको क्लस्टर प्रमोशन की ज़रूरत है और उनके लिए टारगेटेड इंसेंटिव चाहिए इंडस्ट्री के लिए। इस वक्त हम करते जो हैं कि हम सारी कंसल्टेशन कर लेते हैं FPCCI के साथ या किसी भी शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जिसमें डोमिनेट कर जाती हैं सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम इसको सेक्टोरल लेवल पे बात करना शुरू करें, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं मैन्युफैक्चर, उनके साथ अलहदा बातचीत करें, उनके मसले सुने, स्पोर्ट्स वालों के साथ अलहदा करें, उनके मसले सुने, जो कटली वगैरह है उनसे अलहदा करें और उनके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन लेके आएँ, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर एक सूरत हाल होगी। योर टेक ऑन दिस। जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं, मैं इतने यंगस्टर्स को जानता हूँ, इतने रेस्टोरेंट्स का बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। हाँ मालिक साहब, हिस्टोरिकली हमारी स्टेट ने उन इंडस्ट्रीज के लिए पैकेजेस लाए हैं, इंसेंटिव्स लाए हैं, उनके साथ काम किया है, जहाँ पे अगर उनके लिए कुछ काम करें तो वहाँ पे स्टेट का भी कोई इंटरेस्ट सर्व होता है। तो मिसाल के तौर एक्सपोर्टर्स को मिल जाती हैं टैक्स एग्जेम्पशंस और सब्सिडीज ऑन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्टर्स को आज पैसे देंगे, कल वापस हो सकता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के जरिए डॉलर्स आएंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को, ये आपकी जायंटिक एंटरप्राइज। और वो बड़ी पावरफुल लॉबीज भी होती हैं खुरम, दे आर वेरी पावरफुल लॉबीज।
टेक्सटाइल लॉबी, शुगर लॉबी, सीमेंट लॉबी। और स्टेट को भी ये पता होता है कि अगर इनके लिए आज हमने इनको थोड़ा तक काम किया तो कल या तो हमें रेवेन्यूज की शक्ल में या एक्सपोर्ट प्रोसीड की शक्ल में वापस कोई फायदा मिलेगा। स्टेट को ये नहीं नजर आता कि अगर एसएमईज के लिए आज मैं कोई काम करूं तो वापस हमें क्या मिलेगा। ज्यादातर वो अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है तो ना आपकी कोई रेवेन्यू ग्रोथ होएगी। अगर वहां से एक्सपोर्ट्स पैदा किए जा सकते हैं विच इज अ बिट ऑफ अ लॉन्ग शॉट, वो एक अलग चीज है। बट उनको स्टेट को डायरेक्टली अपना कोई फायदा नजर नहीं आता। फायदा क्यों नहीं है खुरम? बेरोजगारी कम होगी, आम आदमी की मिडिल क्लास आपकी बढ़ेगी, वही तो क्वेश्चन है, सोशल क्वेश्चन बनता है। आई एग्री विद यू देयर इज अ मॉरल आर्ग्यूमेंट के स्टेट को ये काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ और रियलिस्टिक बेसिस स्टेट वहां पे काम करती है जहां पे उनको अपना इंटरेस्ट किसी ना किसी शक्ल में पूरा होता हुआ नजर आए। तो जब तक वो नहीं होगा तो आई डोंट थिंक रियलिस्टिक है टू एक्सपेक्ट के ऐसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिस लहरी, आपका बहुत शुक्रिया। रफशाक आपका बहुत शुक्रिया। नाजी मैं सिर्फ इस बात पे ख़त्म करूँगा कि जो बहुत बड़े कारोबार हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी वेस्टेड स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनवा लेते हैं। जो बहुत गरीब हैं उनको शायद एहसास से थोड़ा बहुत महीने के पैसे मिल जाएँ या वो हो जाए। सबसे बड़ा मसला कौन है? वो हैं छोटे और दरमियाने साइज़ के बिजनेसमैन, कारोबार। ये हैं असल बैकबोन। इनको अगर एसएमईज को प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। वरना आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन जाते रहेंगे, यंग लड़के आपके ग्रेजुएट्स हो के उनके पास नौकरियां नहीं होंगी, उनके पास अपने कारोबार के मौके नहीं होंगे, तो फिर वो कलिंग फील्ड्स होंगे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के और दूसरों के। और वैसे भी जिस मुल्क में एक मिडिल क्लास बड़ी होती है, ये कुशन शॉक अब्जॉर्बर भी होता है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स के। ये सोशल एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। और जिन मुल्कों में मिडिल क्लास ख़त्म होती है, फिर वहाँ पे इंकलाब आते हैं, वहाँ पे सोसाइटी क्लैश करती है। तो इसलिए सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे प्रायोरिटाइज़ करे, एसएमईज़ को खाली बातें मत करे, उनके कर्जा जात आसान करे, जो उनके टैरिफ्स उनमें उनको फैसिलिटीज़ दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, फिर इकॉनमी आगे चलेगी। खाली ये कहने से नहीं होगा कि पहले से अच्छा हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।